Good evening students. Let's start with the first chapter of grade 12 that is electrostatics. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और ऐसी सारी चीज़ें जो स्टैटिक बेसिक चार्ज के रिलेटेड होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे मास होता है वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसके लिए। जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या दो प्रोटॉन है तो एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज होता कहाँ है? वो बेसिकली एटम में होता है, पर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होता कितना है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये हमने देख लिया कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या चार्ज कोई भी मटेरियल पे आते कैसे? क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये मटेरियल पे तीन तरीके से आ सकते हैं, या तो बाय फ्रिक्शन, या बाय कंडक्शन, या बाय इंडक्शन। अब फ्रिक्शन से कैसे आएंगे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक ग्लास रॉड है, अगर उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वजह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव। तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ का दे देते हैं, ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और हमारा सिल्क क्लॉथ हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका है बाय कंडक्शन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, समझो एक स्फीयर है जिस पे चार्ज है ऑलरेडी, उसको अगर एक दूसरे स्फीयर के साथ कंडक्टिंग वायर के साथ ज्वाइन कर दिया जाए या उसको डायरेक्टली टच कर दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से दूसरा जो अनचार्ज स्फीयर है उस पर भी चार्ज आ जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों के बीच में जो सिस्टम का पूरा टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। अभी थर्ड तरीका होता है बाय इंडक्शन। जैसे अभी एक स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर है, उसके हमने नियर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे माइनस चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस चार्जेस आ जाएंगे। एक स्फीयर तो आप खुद में एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, बट इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ एक माइनस चार्ज का क्लाउड इंड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकंड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। थर्ड, charge is additive, and fourth, charge is invariant. अब चार्जेस कंजर्व का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम में, जो इनक्लोज सिस्टम है जिसमें से चार्ज ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, उस सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ चार्जेस विल ऑलवेज बी इक्वल। या आप बोल सकते हैं कि जितना प्लस था स्टार्टिंग में उतना ही एंडिंग में भी प्लस रहेगा, और जितना नेगेटिव था स्टार्टिंग में उतना ही एंड में भी नेगेटिव रहेगा। चार्जेस क्वांटाइज का मतलब होता है कि जब भी चार्ज होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। मतलब अगर कोई एक स्फीयर है मेरे पास, मान लो ये स्फीयर है, इस पे चार्ज q है, तो q इज ऑलवेज इक्वल टू n एंड n इज इंटीग्रल number and E is a charge on electron that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव। मतलब एक कोई भी सिस्टम है उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज चाहे गैदर भी प्लेस्ड हो, लाइक अगर यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन हमेशा चार्ज ऐड होता है
वो भी स्केलरली, मतलब अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये टोटल 0 हो रहा है। यहाँ एक चार्ज पॉजिटिव एक्स्ट्रा है तो ये हमारा जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो चार्जेस कहाँ है, सेंटर पे है, पेरीफेरी पे है, कहीं पे भी है। लेकिन अगर एक सिस्टम में जो चार्जेस है उनको हम स्केलरली ऐड करेंगे। नाउ चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब कितनी भी स्पीड पे पार्टिकल जा रहा हो या किधर भी रिवॉल्व कर रहा हो, जो उसका चार्ज है वो उस स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। अभी हमने जो थियोरी डिस्कस की उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि एक जो हमारा सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रॉड है, उन दोनों का आपस में रब किया गया तो ग्लास रॉड के ऊपर प्लस 1.92 इंटू 10⁻⁻18 कूलम हमारे पास चार्ज उस पर एक्वायर हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डज द मास ऑफ रॉड चेंज? तो यस, द मास ऑफ रॉड चेंजेस बिकॉज सॉल्यूशन ए, यस मास ऑफ रॉड चेंजेस बिकॉज रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ को दिए तभी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो हमें नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय द रॉड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय द रॉड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास चार्ज ऑन रॉड पता है। चार्ज ऑन रॉड इज 1.92 इंटू 10⁻⁻18 कूलम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें चार्ज ऑन रॉड पता चल जाएगा 1.92 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। लिखा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द क्लॉथ। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द क्लॉथ इज सेम एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय द रॉड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स रॉड लूज करेगा वही तो गेन करेगा क्लॉथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स क्या होता है? जब कोई दो मटेरियल या पार्टिकल के बीच में कोई इंटरैक्टिव फोर्स होता है लाइक अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसको हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स। तो कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट, तो अगर दो पार्टिकल है Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है। तो कूलम्स फोर्स ऐसे डिफाइन है, कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मतलब कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो कूलम्स फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज k। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4πε0 और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर चार्ज Q1 पॉजिटिव है, मान लो Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के फोर्स, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा। नाउ इफ Q1 इज पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव होगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होता है अट्रैक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट या कोई चार्ज जिस पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक एक चार्ज Q1 है, इस पे लग रहा है F1, यहाँ लग रहा है F2, यहाँ लग रहा है एक F3, तो जो इसका नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स ऑन द चार्ज होगा वो F नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल होगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3। Now let's take a problem. Two identically charged sphere A and B are kept at a distance x. Now an uncharged sphere C is first touched to A and then to B and then removed from the system. Now calculate the force between A and B. So let's start the solution. Now a sphere is A and B, both are charged identically, so both have charge Q and placed at a distance x. Now Fc is equal to K
क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी दोनों चार्ज है और सी अनचार्ज है, तो सी टचेस ए, तो क्यू ए का जो नया चार्ज होगा वो इक्वल टू क्यू सी के नया चार्ज होगा, इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एज क्यू सी इज इनिशियली अनचार्ज। नाउ स्पीयर बी एंड स्पीयर सी टच कर रहे हैं, तो क्यू बी का नया चार्ज इज इक्वल टू क्यू सी डबल प्राइम इज इक्वल टू क्यू बाय 2 प्लस क्यू होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3q बाय 4। ठीक है, तो नया जो कोलम्बिक फोर्स होगा एफ सी प्राइम इज इक्वल टू के क्यू बाय 2 इंटू 3q बाय 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एज डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा, देयरफॉर एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 8x square, therefore fc prime is equal to 3 by 8 fc. Now let's take a question. Two charges q and minus 3q are placed at a distance r. Where should be third charge placed so that it remains in equilibrium? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे उस पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। एक हमारे पास चार्ज है -3q और एक हमारे चार्ज है q। अब हम थर्ड चार्ज प्लेस करते हैं, मानो मैग्नीट्यूड q है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r और थर्ड चार्ज का डिस्टेंस है फ्रॉम पार्टिकल मान लो x। तो अभी इसका जो रिजल्टेंट आएगा इज इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट आएगा इस इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये है जो चार्ज वो होना है इक्विलिब्रियम पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अभी हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे k कॉमन है, q कॉमन है, ये कैपिटल Q भी कॉमन है। तो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है -3 अपॉन एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये पता चलता है x अपॉन एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि x अपॉन एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 हो जाएगा। तो अभी √3 को हम इधर ले जाएं और x इज इक्वल टू एक्स प्लस आर, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस आर हो गया। तो अभी √3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू आर, तो x इज इक्वल टू आर अपॉन √3 माइनस 1। अब ये जो डिस्टेंस होगा अगर हम इस पे पार्टिकल q रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल c। अब पार्टिकल c है x एक्सिस पे, वो है 4 माइक्रोकूलम्स का। अब ये पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम का और ये पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम का। ये दोनों y एक्सिस पे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो अननोन है, जो हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये अगर 0.3 है, ये 0.4 है और ये क्या होगा 0.4 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। तो हमें ये डिस्टेंस क्या मिल गया 0.5। अब ये डिस्टेंस अगर 0.5 है तो इस पार्टिकल की वजह से फोर्स कितना लग जाएगा, F इज इक्वल टू के 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन आर क्या है 0.5 स्क्वायर। अब ये पार्टिकल की वजह से जितना फोर्स लगेगा उतना ही मैग्नीट्यूड ये पार्टिकल की वजह से लगेगा, क्योंकि दोनों 2 माइक्रोकूलम्स पे और दोनों का डिस्टेंस क्या होगा 0.5, तो दोनों की वजह से फोर्स सेम लगेगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं हम 2F। तो 2F कितना हो जाएगा 2 इंटू के इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 और माइक्रो की वजह से आएगा 10⁻⁻12 अपॉन 0.5 स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 0.25। अब ये जो पार्टिकल है इस पे एक फोर्स ऐसा लगेगा, क्योंकि ये है तो एक फोर्स ऐसा लगेगा और इसकी वजह से फोर्स ऐसा लगेगा। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट चाहिए हमें तो वो होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये होगा एंगल थीटा। अब इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा कॉस थीटा
और इसका कंपोनेंट भी होगा cos थीटा। तो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Fr वो होगा 2F cos थीटा। अब 2F की वैल्यू हमें पता है, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो cos थीटा क्या होगा 0.4 अपॉन 0.5, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब हम इस सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एफ आर में। तो एफ आर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, जो के की वैल्यू है, इंटू अभी हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻12 है चार्जेस की वजह से, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने निकाला था 0.5, तो उसका हमने जो स्क्वायर रखा था वो था 0.25, और अब cos थीटा हमारे पास नया आ गया 4/5। तो हम जब इन सबको कैलकुलेट करके रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास एफ आर क्या आ जाएगा 0.46 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आई क्या। Now let's take another problem. Two particles of mass 5 gram are kept on a table with each having a charge of 10⁻⁷ कूलम। तो हम बना लेते हैं, एक टेबल है, इस पे दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है 5 ग्राम ईच, और इन पे चार्ज कितना है 10⁻⁷, और इस पे है 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी हमें दिया है, वो है 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये दिया है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे, तो हमें फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो हम पहले लिख लेते हैं एफ सी क्या होगा, एफ सी होगा के इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर अपॉन कितना है 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कितना होना पड़ेगा म्यू एम जी के इक्वल, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है। तो हमारा म्यू क्या हो जाएगा के इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, हमने स्क्वायर को खोल दिया है, और ये 10⁻⁻2 इंटू एम कितना दिया है हमें 5 इंटू 10⁻⁻3, और हमें जी कितना है 10। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻14 अपॉन 10⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻2। तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻9 प्लस 4 माइनस 14 इज -1। एक तो ये आंसर हो सकता है ऑप्शंस में अगर आपको ये गिवन हो, या तो 9/5 इंटू 10, क्योंकि 10⁻⁻1 है, तो ये हो जाएगा 9/50। अब 9/50 को हम क्या लिख सकते हैं 18/100 भी लिख सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 0.18। तो हम ये लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 0.18, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। Now let's take another question. 2-point charges Q1 and Q2 are kept 3 meters apart and repel each other with a force 0.075 Newton and their combined charge is 20 microcoulomb. तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। पहले हमें गिवन है एफ सी गिवन है इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन, उसकी वैल्यू क्या होगी के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 3 स्क्वायर। अब हमें दिया क्या है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ठीक है, अब हमें इससे Q1 Q2 का मल्टीपल मिल जाएगा, Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.075 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0.075 इंटू 10⁻�9, क्योंकि ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻12। तो ये हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ Q1 प्लस Q2 हमें गिवन है, तो हम इसमें Q1 को लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q2। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q2 इंटू Q2 इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q2 इंटू 20 इंटू 10⁻6 माइनस Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू
10⁻12। तो हम इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं Q2² माइनस 20 × 10⁻⁻6 Q2 प्लस 75 × 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 0। हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं 15 × 5, 15 × 5 इज इक्वल टू 75 और 15 + 5 इज इक्वल टू 20 होगा। सही है। तो Q2² माइनस 15 × 10⁻⁻6 Q2 माइनस 5 × 10⁻⁻6 Q2 प्लस 75 × 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इससे डायरेक्टली देख सकते हैं कि Q2 माइनस 15 × 10⁻⁻6 या तो Q2 माइनस 5 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो है तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो Q2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकुलम होगा या तो हमारे पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम। अब इन दोनों में से जो भी Q2 होगा ऑल्टरनेटिव ही हमारा Q1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि Q1 Q2 के जो चार्जेस हैं Q1, Q2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Now let's take this question. Suppose 1 gram of hydrogen is separated to protons and electrons, and all the protons are kept at north pole and all the electrons are kept at south pole. Find the compressive force on earth. इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, तो उतने एटम्स होंगे, उसके रिलेटेड ही हमें उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जनरेट होगा वो हमें पता चलेगा। और जैसे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएगा तो उससे उनके रिलेटेड चार्ज पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो पता ही है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। सो अभी हमारे पास अगर दो चार्ज अवेलेबल होंगे तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं कूलम्स लॉ की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, तो इसमें कितने हो गए 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो गए। अब हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 और सेम ही प्रोटॉन की होती है। तो एक एटम में ये है, तो ऐसे 6.022 × 10⁻23 एटम्स है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। अब इतने ही सेम नंबर के हमारे पास प्रोटॉन्स है। तो अभी हमारे पास चार्ज कितना हो गया टोटल, चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 6.022 × 10⁻23 इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी टोटल एनी चार्ज, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि ये अगर अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रखे जाए तो अर्थ का कुछ शेप होगा ऐसा राउंड सर्कुलर। अभी हमें दिया है रेडियस कितना दिया है 6400 किलोमीटर। तो हमारे डिस्टेंस कितना लेना होगा 2 × 6400, क्योंकि एक यहाँ नॉर्थ पोल है और एक यहाँ साउथ पोल है। तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, तो हमें डायरेक्ट कोलम्बिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू K(Q²/R²). तो हमें ये क्या मिल जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q हमारे पास आ गया 1.6 × 6.022, 1.6 × 6.022 इंटू 10⁻⁴ बनता होगा 23 and -19, हमारे पास यहाँ बचेगा 10⁴। अब इसका स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक का चार्ज ये है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन R²। R कितना है 2 × 6400 इंटू 1000 मत भूलिएगा, क्योंकि 1000 इज फॉर कन्वर्टिंग इट टू मीटर्स। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ अब ये क्या 1.6 × 6.022, इसको हम लिख सकते हैं 9.67 अप्रॉक्सली 9.67 स्क्वायर, और 10⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁸
अब 2 × 6400 × 1000, तो इसमें 3 और 2 5 जीरोज है, तो 2 × 64 का स्क्वायर इंटू 10⁻10। तो अभी हम इससे लगा सकते हैं कि ये 10⁻10 9 8, तो ये हो गया 10⁻7, क्योंकि 9 + 8 = 17 - 10 = 10⁻7। 9 × 9.67 स्क्वायर अपॉन 128 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सली आ जाएगी हमारे पास 0.0509 × 10⁻7। So this is approximately we can say 5.09 × 10⁵ ये हमारा हो जाएगा आंसर। अभी कभी कभी ऑप्शन में दिया होता है 5.09 × 10⁵, या उसको लिख सकते हैं हम 509 किलो न्यूटन इंटू 10⁵ को हमने लिख दिया इस तरीके से। लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। Two small spheres of mass 20 gram are suspended from a common point by two insulating strings of length 40 cm each. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is 4 cm. तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि एक पॉइंट है P, यहाँ से दो स्ट्रिंग्स एक्सटेंड की गई है और दो स्पीयर्स लटका दिए गए हैं। दोनों का मास कितना है 20 ग्राम। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ भी दी है 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, क्यू चार्ज। दोनों आइडेंटिकली चार्ज है तो दोनों पे चार्ज होगा क्यू, और दोनों आइडेंटिकली चार्ज है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव। तो चलो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसका एफबीडी बना देते हैं। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, इधर क्या लगेगा, कोलम्बिक फोर्स लगेगा, और इधर एट एन एंगल समथिंग टेंशन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग होता है, और स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल के साथ एंगल मान लेते हैं थीटा बना रहा है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा t cos थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा t sin थीटा। अब हम इसको लिख देते हैं t sin of थीटा इज इक्वल टू FC और t cos of थीटा इज इक्वल टू mg। अब हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो t तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, तो tan of थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन mg। हमें चाहिए भी क्या है, FC ढूंढना है। अगर FC मिल जाएगा तो उससे डायरेक्टली हमें Q मिल जाएगा, कोलम्बिक फोर्स की हमें तो इक्वेशन पता ही है। अब tan थीटा क्या होगा, ये जो वर्टिकल लेंथ है और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इन दोनों का रेशियो होगा। अब ये tan थीटा को फाइंड करने के लिए हमें ये लेंथ तो पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। अब ये पता नहीं है और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करके उसका रूट करना पड़ेगा, और बहुत सारा अलग अलग कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा है तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि जो हमारा साइन थीटा है वो भी 2/40 है, तो साइन थीटा इज़ 1/20, तो यही काफ़ी स्मॉल है। तो जो थीटा होगा तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम tan थीटा को थीटा ही लिख सकते हैं, खाली थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन mg। अब थीटा को हम थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज FC अपॉन mg, और हमें साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, साइन थीटा की वैल्यू 1/20 हो गई, इंटू m कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ इंटू g है 10 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा FC, और FC की वैल्यू हो जाएगी 20 से 20 कैंसिल और 10⁻⁻² न्यूटन। अब FC की वैल्यू हमें पता है तो हमें Q इजीली मिल जाएगा, बिकॉज FC इज इक्वल टू Q² अपॉन R²। तो इससे Q इज इक्वल टू FC इंटू R² अपॉन K होल रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा। तो अभी Q की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 10⁻² इंटू R कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर्स में, इसलिए अपॉन 9 इंटू 10⁹ होल रेज़ टू पावर 1/2। तो हम इधर से Q क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू
4 into 4 is 16 divided by 9. अब 10 to the power 9 plus 2 11 plus 2 13 plus 2 15, तो into 10 to the power minus 15 whole raised to power 1 by 2. तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4 रूट 10 अपॉन 3 इंटू 10 to the power minus 8 कूलम. ये हमारा क्यू हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा.